आज हम मनोविज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण विषय बुद्धि के ऊपर चर्चा करेंगे। बीएड, एमएड एवं प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से यह विषय बेहद महत्वपूर्ण है। सामान्यतः हम बुद्धि शब्द का प्रयोग बातचीत में करते ही हैं, पर बुद्धि क्या है, यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि इस स्लाइड में दिखाया गया है, एक बच्चा गणितीय समस्याओं का समाधान कर रहा है, तो दूसरे चित्र में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वहीं एक और चित्र है जिसमें बच्चे वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। एक बच्चा कक्ष में अपनी बात प्रस्तुत कर रहा है, तो कुछ बच्चे क्राफ्ट्स का कार्य करने में लगे हुए हैं। इस चित्र को देखकर आपके मन मस्तिष्क में क्या आ रहा है? क्या इसके आधार पर आप बुद्धि को परिभाषित कर सकते हैं? विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को अलग अलग ढंग से समझाने का प्रयास किया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बुद्धि प्रत्यय पर काफ़ी चिंतन और मनन हुआ है, तब भी इस प्रश्न का कोई सर्वमान्य उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है। बुद्धि किसे कहते हैं? पर आज हम इसी प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। यह भावना और अंतः प्रज्ञा से अलग है। बुद्धि ही मनुष्य को नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने और उसके साथ अनुकूलित होने में सहायता करती है। बुद्धि की अगर भारतीय परिकल्पना देखें तो बुद्धि के लिए मति, स्मृति और प्रज्ञा जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। इनके संदर्भ में काव्य मीमांसा के अंतर्गत राजशेखर ने स्पष्ट किया है कि पिछले अनुभूत विषयों का स्मरण रखने वाली बुद्धि स्मृति कहलाती है, जबकि वर्तमान विषयों का मनन करने वाली बुद्धि का नाम मति है और भविष्य दर्शनी या दीर्घदर्शनी बुद्धि का नाम प्रज्ञा है। बुद्धि अलग अलग रूपों में परिभाषित की गई है और इस पर विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। अगर उन सब परिभाषाओं को हम वर्गीकृत करना चाहें तो फ्रीमैन के अनुसार हम कह सकते हैं कि सारी बुद्धियों को 4 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिसको याद करने की दृष्टि से हमने एक शॉर्ट फॉर्म दिया है LAPG। जैसे कि LPG गैस होती है, उसमें हमने ए और लगा दिया, इससे बन गया LAPG। L फॉर लर्निंग, A फॉर एडजस्टमेंट, P फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, G फॉर ग्रुप ऑफ एबिलिटी। यानी हमने बुद्धि को पहले अधिगम के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया, फिर हमने ये कहा कि समायोजन करने की क्षमता बुद्धि हो सकती है, पर धीरे धीरे हमें समझ में आया कि समस्या समाधान करना बुद्धि है। पर अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि बुद्धि केवल एक योग्यता का समूह नहीं है, वरन विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का समूह है। प्रथम वर्ग की परिभाषाओं में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं बकिंघम और इबिंगस। बकिंघम के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है। इसी प्रकार इबिंगस कहते हैं कि पूर्व अनुभवों के आधार पर लाभ उठाने या सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। हमारी द्वितीय वर्ग की परिभाषाएं समायोजन पर आधारित हैं और इसमें प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं विलियम स्टर्न और क्रूज। विलियम स्टर्न के अनुसार जीवन की नवीन परिस्थितियों एवं नवीन समस्याओं में मानसिक अनुकूलन ही बुद्धि है। इसी प्रकार समायोजन के बारे में बताते हुए क्रूज कहते हैं
कि बुद्धि नवीन और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उचित प्रकार से समायोजन करने की योग्यता है। अब हमारा तीसरा वर्ग आता है जो कि आधारित है समस्या समाधान पर। इसमें प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं एल्फ्रेड बीने और गैरेट। दोनों ने ही समस्या समाधान के रूप में परिभाषाएं दी हैं। बीने के अनुसार बुद्धि उचित प्रकार से सोचने, सही निर्णय लेने और आत्म समालोचना करने की क्षमता है। वहीं गैरेट ने बुद्धि को समस्याओं का हल करने की योग्यता के रूप में, जिसमें ज्ञान एवं प्रतीकों अर्थात शब्द, अंक, रेखाचित्र, समीकरण, सूत्र आदि के उपयोग की आवश्यकता होती है, इस रूप में परिभाषित किया है। चतुर्थ वर्ग में वे सभी परिभाषाएं आ जाती हैं जो ये मान के चलती हैं कि बुद्धि की एक योग्यता नहीं है, वरन विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का समूह है। इसमें वेशलर और कॉल्सेनिक जैसे मनोवैज्ञानिक आते हैं। वेशलर के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, विवेकपूर्ण ढंग से चिंतन करने और अपने पर्यावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से सामंजस्य करने की संपूर्ण अथवा व्यापक योग्यता है। वहीं कॉल्सेनिक ने बताया कि बुद्धि कोई एक प्रकार की शक्ति, क्षमता अथवा योग्यता नहीं है जो सब परिस्थितियों में समान रूप से कार्य करती है, अपितु यह विभिन्न योग्यताओं का योग है। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर बुद्धि के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि गणितीय समस्याओं को समाधान करने वाला बालक या क्रिकेट खेलने वाले बच्चे या वाद्य यंत्र बजाने वाले बच्चे या भाषण देने वाला बच्चा या विभिन्न प्रकार के क्राफ्ट्स कार्यों में संलग्न बच्चे सभी बुद्धिमान हैं, क्योंकि बुद्धि कोई एक योग्यता नहीं है, वरन विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का समूह है और इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर बुद्धि की निम्नलिखित विशेषताएं बताई जा सकती हैं। जैसे वेशलर के अनुसार जन्मजात योग्यता ही बुद्धि है जो वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। दूसरी विशेषता बताते हुए उन्होंने कहा है कि बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का समूह है। इसी प्रकार वुडवर्थ ने अतीत के अनुभवों का उपयोग ही बुद्धि बताया है। साथ ही नवीन परिस्थितियों में समायोजन की क्षमता को बुद्धि कहा है। इसी प्रकार क्रियाओं को व्यापक दृष्टिकोण से देखने की प्रक्रिया भी बुद्धिमत्ता के अंतर्गत आती है। बेलार्ड के अनुसार बुद्धि एक प्रकार की मानसिक योग्यता है। इसी प्रकार एडम्स बताते हैं कि व्यवहारिक जीवन में प्रयोग लाने वाला विचार ही बुद्धि है। गैरेट के अनुसार बुद्धि द्वारा समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। बकिंघम के अनुसार सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। स्टर्न बताते हैं कि बुद्धि में मानसिक अनुकूलन पाया जाता है। वेल्स के अनुसार व्यवहार प्रतिमान का पुनर्गठन ही बुद्धि है। वहीं टर्मन के अनुसार अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है। गैल्टन कहते हैं पहचानना और सीखने की शक्ति बुद्धि है। मैकडूगल के अनुसार जन्मजात प्रवृत्तियों को सुधारने की योग्यता बुद्धि है। बीने ने बताया कि किसी समस्या को समझने, उसके विषय में तर्क करने तथा किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचने की योग्यता बुद्धि है। और बर्ट कहते हैं कि नवीन परिस्थितियों में अभियोजित करने की जन्मजात योग्यता बुद्धि है। इस प्रकार आज के दिन हमने बुद्धि क्या है, बुद्धि को कैसे परिभाषित किया गया है और बुद्धि की कौन सी विशेषताएं हैं, इनका अध्ययन किया।